हाँ, ठीक है रिंकू, आप शुरू करिए। ठीक है जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आवाज सर। आ रही है मेरी? यस सर। यस सर, आ रही है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरा जो टॉपिक है आज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। आज हम लोग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे संघर्ष क्या है, संघर्ष का अर्थ, संघर्ष की विशेषताएं, संघर्ष के विभिन्न दृष्टिकोण, संघर्ष के स्वरूप, संघर्ष के प्रकार, संघर्ष की गतिशीलता, संघर्ष के स्रोत, संघर्ष के सिद्धांत। उसके बाद हम लोग देखेंगे संदर्भ ग्रंथ सूची। तो पहले हम लोग देखते हैं कि संघर्ष क्या है। Whenever and wherever there is interaction between persons or parties, there is a possibilities of conflict। यानी हम कह सकते हैं कि जब दो व्यक्ति या दो पार्टी आपस में बातचीत करती हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बनी रहती है। जैसे कोई भी दो व्यक्ति या दो पार्टीज होती है तो उनके जो विचार होते हैं वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, जिसके कारण लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इन सिंपलेस्ट वर्ड, जो उसको साधारण शब्दों में कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इज अ सिचुएशन ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू आर मोर पर्सन, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑन सम इशूज। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप्स के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, असहमति हो जाती है, तब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। तो जब भी कोई दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, किसी ग्रुप होगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो उनके किसी भी बातचीत को लेकर जब उनके बीच में असहमति हो जाती है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाउएवर a conflict may arise in individual himself relating to a goal or role or any other matter of interest। कभी कभी हमारे अंदर खुद ही कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे किसी गोल्स को लेकर, और रोल्स, जैसे सभी के जो गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कि जब एक दूसरे के जो मेल गोल्स होते हैं वो मैच नहीं करते हैं तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे ये इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे अगर बात करें कि कोई एक व्यक्ति है तो वो ये वो ये चाहता है कि मैं घर पे रहकर पढूं, वह या ये वह सोचता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर मॉल में घूमूं, या मैं क्या करूं। तो वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे कौन सा गोल जो है वो अचीव करना है, तो जिसके कारण से उसमें कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जैसे रोल ये हो सकता है कि जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में किसी पोस्ट को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या इसका कोई अन्य कारण भी हो सकता है जिसके कारण से लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना ही हमारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहलाता है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संघर्ष का अर्थ। संघर्ष जो है वो कॉन्फ्लिक्ट शब्द जो है वो लैटिन भाषा के कौन प्लस फिल्गो से मिलकर बना है। कौन का अर्थ होता है टुगेदर तथा फिल्गो का अर्थ होता है टू स्ट्राइक, यानी संघर्ष का अर्थ होता है लड़ना, झगड़ना या विरोध करना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक ही वातावरण में दो या दो से अधिक लोग आते हैं तो उनके बीच में विभिन्न मतभेदों के कारण कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, चाहे वो उनके विचार हो या उनके गोल्स हो या उनके विशेष हो, जिसको लेकर उनके बीच में संघर्ष हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं संघर्ष की परिभाषा। पहली है ग्रीनबर्ग एंड बोरेन के अनुसार संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पक्ष ये देखता है कि अन्य पक्ष में ऐसी क्रिया की है या करेगा जो उसकी अपनी रुचि के विरोध में है। यानी संघर्ष जो होता है एक प्रोसेस होती है। तो इसमें ये देखा जाता है कि एक पक्ष जो होता है वो दूसरे पक्ष के प्रति कैसी क्रिया करेगा या करने वाला है। तो जैसे कोई जैसे दो पार्टीज है, जैसे कांग्रेस और बीजेपी। तो कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस अच्छा काम करती है, कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी अच्छा काम करती है। तो इसके कारण से भी लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट लुइस आर पोंडी कॉन्फ्लिक्ट इज यूज्ड इन 4 ways। यानी लुइस पोंडी ने कॉन्फ्लिक्ट को 4 तरीके से उपयोग बताए हैं। पहला है एंटीसीडेंट कंडीशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टफुल बिहेवियर सच एज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर पॉलिसी डिफरेंसेस। इसमें क्या होता है कि ये वो कंडीशनें होती हैं जहाँ पर लोगों का बिहेवियर एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, जहाँ पर पॉलिसी की तरफ एक दूसरे की जो सोच होती है वो अलग अलग होती है, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग ही होती है, जिससे उनके बीच में संघर्ष हो जाता है क्योंकि उनके विचार जो होते हैं वो आपस में मेल नहीं खाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कम रिसोर्स के कारण जि, जिसके कारण इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ये होता है कम रिसोर्स, मतलब ये होता है कि कहीं पर कम रिसोर्स होते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, तो ये होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति ज़्यादा न ले जाए, जिसकी वजह से लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अफेक्टिव स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व सच एज स्ट्रेस, टेंशन, हॉस्टिलिटी और एनेक्सिटी। अफेक्टिव शब्द जब भी हम प्रयोग करते हैं तो हमारे मन के अंदर चलती हुई कोई कश्मकश, जैसे स्ट्रेस, टेंशन, हॉस्टिलिटी या एनेक्सिटी। जैसे हमारे अंदर कोई भी तनाव होता है, किसी भी चीज को लेकर तनाव हो सकता है जिसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। या टेंशन, लोगों में क्या होता है कि एक देश के बीच दूसरे देश के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं हॉस्टिलिटी, जैसे शत्रुता। लोगों में क्या होता है कि एक व्यक्ति या वस्तु के प्रति उग्र भावना पैदा हो जाती है, उनके प्रति शत्रुता की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण से भी कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है। उसके बाद चिंता हो सकती है किसी भी कारण को लेकर, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कॉग्निटिव स्टेट ऑफ इंडिविजुअल दैट इज देयर परसेप्शन फॉर अवेयरनेस ऑफ कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर लोगों की परसेप्शन एक दूसरे से मेल नहीं खाती है, लोगों का अवेयरनेस लेवल भी एक दूसरे से अलग अलग होता है, जिसके कारण से लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कन्फ्लिक्चुअल बिहेवियर रेंज फ्रॉम पैसिव रेजिस्टेंस टू ओवर एग्रेसिवनेस। इसका मतलब ये है कि जब लोगों में मन मुटाव दिखाने का सबका जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। कई तो पैसिव रेजिस्टेंस की तरफ चले जाते हैं, यानी चुप कर जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं नाराज हूँ, आपसे बात नहीं करनी। लेकिन कुछ लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, जैसे चीखना, चिल्लाना, लड़ना। तो इस प्रकार के लोगों का बिहेवियर जो होता है वो एक दूसरे से सामने आ जाता है, जिसके कारण से लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन इंडिविजुअल आर नॉट एबल टू चूज among the available alternative forces of action। कॉन्फ्लिक्ट लोगों में तब होता है जब लोग अपने अल्टरनेटिव के बीच में चूज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि लोग ये चूज नहीं कर पाते हैं कि कौन सा उसे अल्टरनेटिव में चूज करें। जैसे दो एम्प्लॉयज हैं जिनकी आपस में बहुत हीटेड, गुस्से से बातचीत चल रही है कि एक नई स्ट्रेटजी डेवलप करनी है जिससे कि नए मार्केट में हम कैसे इंटर करें और कस्टमर को कैसे हम अपनी ओर आकर्षित करें। इसी बातचीत को चलते दोनों में गुस्सा आ जाता है। तो उसमें से एक एक व्यक्ति कहता है कि आपको तो मेरे व्यू ऑफ पॉइंट को सुनना ही नहीं है, तो वो चला जाता है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरे व्यू और पॉइंट को मानना ही पड़ेगा। तो दोनों के जो विचार थे वो एक दूसरे से मैच नहीं कर पाते। तो ये कह सकते हैं कि वो अपने बीच अल्टरनेटिव को चूज नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण से उनमें कन्फ्लिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल implies that they are they have conflicting perception, values and goals। दो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट तब होता है जब उनकी परसेप्शन जो होती है वो एक दूसरे से अलग होती है। दोनों के वैल्यू सिस्टम जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों के जो गोल्स होते हैं वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, जिसके कारण से लोगों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, कॉन्फ्लिक्ट इज अ डायनेमिक प्रोसेस इज एट अ इंडिकेट अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। कॉन्फ्लिक्ट एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये हमेशा बदलता ही रहता है। इसके अंदर कई सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे एक के बाद एक घटना होती ही रहती है, जिसके कारण से लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर कोई भी एम्प्लॉयज़ गलती करता है तो वह मिडिल लेवल मैनेजर से एक ईमेल लिखता है जो कि बहुत ही अनकाइंड होती है, जिसमें शब्द बहुत ही रूड होते हैं। वह फेस टू फेस डिस्कशन नहीं करना चाहता है, वह सीधे ही मेल लिख देता है। तो उससे क्या होता है कि लोगों के बीच में मतभेद हो जाता है, जिसमें एम्प्लॉयज़ इसमें एक दूसरे पर ब्लेम डालने लगते हैं, ताकि वो कहते हैं कि मुझे मेल ना मिले, गलती किसी दूसरे पर जाए। आपस में लड़ाइयाँ होने लगती हैं, लोग एक दूसरे से चांस ढूंढने लगते हैं और गलती एक दूसरे पर डालने लगते हैं और एक दूसरे को डिग्रेड भी करने लगते हैं। इस तरह का एक इंटरलॉकिंग एपिसोड एक के बाद होता रहता है, जिससे कन्फ्लिक्ट होता रहता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट मस्ट बी perceived बाय द पार्टीज टू इट। इफ नो वन is aware of a conflict, that is generally agree that no conflict exists। कॉन्फ्लिक्ट
जब पार्टीज के द्वारा प्रसीव कर लिया जाता है, उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि हाँ, मेरे इस इंसान के साथ मन मुटाव है, लेकिन मन में मन मुटाव की बात नहीं है, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई भी दो पार्टीज है, अगर उनके अंदर कोई हीटेड डिस्कशन चल रही, बहुत गुस्से से बातचीत चल रही है, अगर उनके अंदर कोई मनमुटाव नहीं है तो उनमें कन्फ्लिक्ट है ही नहीं। जैसे हम लोग समझते हैं इसको कि मान लीजिए कि दो एम्प्लॉयज हैं, उनमें बहुत गुस्से से बातचीत हो रही है किसी भी फाइनेंस बजट को लेकर। तो वो ये कहते हैं कि किस तरह से हमें इसमें एडजस्ट करना है, तो वो क्या करते हैं कि आपस में लड़ते हैं। तो उधर से ही मैनेजर आते हैं और कहते हैं कि आप लोग क्यों लड़ रहे हैं। तो वो फाइनेंस बजट पे जो डिस्कशन हो रहा था, तो वो कहते हैं कि आप लोग जाइए, मैं इस काम को कर लूंगा। तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ, वो दोनों लोग चले जाते हैं और वहां पे दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं संघर्ष के विभिन्न दृष्टिकोण। संघर्ष के संबंध में तीन दृष्टिकोण प्रचलित है। पहला है परंपरावादी दृष्टिकोण, जिसको ट्रेडिशनल व्यू भी कहते हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण के लोग ये मानते हैं कि संघर्ष जो होता है वो बुरा ही होता है, इसे निषेधात्मक रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसको जो मानने वाले जो थे 1930 से 1940 तक इसे स्वीकार किया जाता रहा। और ये जो कन्फ्लिक्ट होता है, परंपरावादी दृष्टिकोण जो कन्फ्लिक्ट होता है उसमें क्या होता है, पुअर कम्युनिकेशन की वजह से होता है। लोगों में जब प्रॉपर बातचीत नहीं होती है तो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, किसी गोल्स को लेकर या किसी ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य जो होता है उसको लेकर जो कन्फ्लिक्ट होता है। जब प्रॉपर लोग बात नहीं करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे इसमें ये भी है कि लोगों में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं होता है। जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके बीच में जब मेल नहीं खाता है किसी बात को लेकर, उनके विचार को लेकर, जब मैनेजर एक दूसरे से प्रॉपर नहीं बात करते, तो इस कारण से लोगों में जो होता है वो कन्फ्लिक्ट हो जाता है। इनका यही मानना है कि जो इस प्रकार का कन्फ्लिक्ट है वो बुरा ही होता है, क्योंकि इससे भी किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस जो होता है वो खराब ही होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मानवीय संबंध दृष्टिकोण, ह्यूमन रिलेशन व्यू। मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण जो है ये मानता है कि संघर्ष जो होता है वो प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होता है, क्योंकि संघर्ष अपरिहार्य होता है। अपरिहार्य का मतलब है ये इनवाइटेबल होता है, इसको इनवाइट करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतः ही हो जाता है। ये मानव संबंधों का दृष्टिकोण ये मानता है कि इसे स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि इसे समाप्त नहीं किया जाता है। इसके ये समर्थक तर्क देते हैं कि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी संघर्ष क्या होता है, दो समूह के निष्पादन को, परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। इसे ग्रेड करना ही उत्तम होता है। इसको जो मानने वाले जो थे 1940 से 1970 तक इसे स्वीकार किया जाता रहा, लोग इसको मानते रहे। उसके बाद हम लोग देखते हैं अंतःक्रियावादी उपागम, इंटरेक्शन अप्रोच। इस प्रकार का जो संघर्ष होता है, अंतःक्रियावादी उपागम के लोग ये मानते हैं कि संघर्ष जो होता है
सभी संघर्ष जो होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं। अगर संघर्ष जो है वो मॉडरेट लेवल तक है तो वो संघर्ष बुरा नहीं होता है। अगर मॉडरेट लेवल से ज़्यादा होता है तो किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को अक्रियात्मक डिसफंक्शनल कर सकता है। अगर वो मॉडरेट लेवल तक है तो वो परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। तो ये संघर्ष जो होता है, अगर उसमें संघर्ष नहीं है तो उस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है तो बेहतर नहीं हो सकता है। ये अंतःक्रियावादी उपागम के लोग मानते हैं कि इसे वर्तमान में स्वीकार करना चाहिए। ये संघर्ष अच्छा होता है या बुरा होता है, ये उसके प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर ये मानते हैं कि अगर संघर्ष है तो वहाँ पे क्या होता है कि नवाचार की भावना पैदा होती है। नए नए आइडियाज लोगों के पास आते हैं, जिसके कारण से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के परफॉर्मेंस को और बेहतर किया जा सकता है। ये जो था 1977 अभी वर्तमान तक स्वीकार किया जाता रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं संघर्ष के स्वरूप। पहला है, संघर्ष एक प्रक्रिया है। कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रोसेस। संघर्ष की प्रक्रिया जो होती है वो परतों में होती है। पहली परत जो होती है वो गलतफहमी की होती है। अन्य परतें जो होती है जैसे हमारे मूल्यों से लेकर हो सकती है, कोई कोई मतभेद हो सकता है, दृष्टिकोण में मतभेद हो सकता है, या कोई रिलेशन से संबंधित मतभेद हो सकता है, जिसके कारण से लोगों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे वैल्यू सिस्टम जो होते हैं वो एक दूसरे के सभी के अलग अलग होते हैं। दृष्टिकोण, जो देखने का जो नज़रिया होता है लोगों में, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, जिसके कारण से कन्फ्लिक्ट हो सकता है। जो भी मतलब जो कन्फ्लिक्ट होता है इस तरह का, वो एक प्रोसेस में होती है, प्रोसेस में होता है। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट, जैसे अगर किसी स्कूल या कॉलेज की बात करें, जैसे कोई टीचर होता है, वो किसी पार्ट को पढ़ाना चाहता है तो प्रॉपर उसके क्या करेगा, तैयारी करेगा, उसको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस समय पढ़ाना है। तो वो एक जो क्रिया होगी वो एक प्रोसेस के थ्रू होगी। तो जिसके कारण से इस उसी की तरह इसमें भी एक प्रोसेस होती है, जिसके कारण से लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसके बाद है, संघर्ष अनिवार्य है। कॉन्फ्लिक्ट इज अ इनवाइटेबल। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो हर जगह मौजूद होता है। जहाँ पर भी दो व्यक्ति या होंगे तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। कोई भी दो व्यक्ति जो होते हैं कोई भी जो दो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से समान नहीं होते हैं, इसलिए उनमें व्यक्तिगत मतभेद होता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति होते हैं, दो व्यक्ति, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। चाहे वो उनके वैल्यू सिस्टम को लेकर हो, या और कोई मतभेद हो सकता है, जिसके कारण और कोई कारण हो सकता है जिसके कारण से उनमें कन्फ्लिक्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपोजिशन, विपक्ष। इसमें क्या होता है कि संघर्ष जो होता है एक संगठन के लिए होता है, और अन्य संगठनों को पसंद, जो कोई संगठन है उसको या तो पसंद नहीं करता है या तो करना चाहता है। जैसे दो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो दूसरे को पसंद कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो इसके कारण से भी इनमें कन्फ्लिक्ट एराइज हो जाता है। जब दो विपक्ष के लोग हो जाते हैं तो वहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। दो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या दो लोग हो सकते हैं विपक्ष विपक्ष पार्टी के, जिसके कारण से लोगों में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं संघर्ष के प्रकार। विशेष रूप से चार प्रकार के संघर्ष होते हैं। पहला है हमारा उपागम उपागम संघर्ष।
जिसको बोल इंग्लिश में बोलते हैं अप्रोच कन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति के सामने यदि दो सकारात्मक लक्ष्य होते हैं लेकिन वे दोनों को पाने की स्थिति में नहीं होता है, तो वहां पर अप्रोच कन्फ्लिक्ट होता है। जैसे कोई भी दो व्यक्ति होते हैं, उनके सामने दो पॉजिटिव गोल्स होते हैं, लेकिन वो दोनों के पाने की स्थिति में जब नहीं होता है, तो वहां पे हमारा अप्रोच कन्फ्लिक्ट होता है। इस प्रकार का संघर्ष जो होता है वो व्यक्ति के एक लक्ष्य को चुनना होता है। इनमें से किसी एक को ही चुन सकता है और दूसरे को वो उसे छोड़ना पड़ता है, जबकि दोनों लक्ष्य जो होते हैं उसके पसंद के ही होते हैं। जैसे अगर बात करते हैं कि यदि कोई विद्यार्थी है तो वो पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा खिलाड़ी भी बनना चाहता है, परंतु वह समझता है कि खेलने से पढ़ाई में अवरोध आता है, तो वह पढ़ाई को ही लक्ष्य चुन लेता है। यानी जैसे कोई विद्यार्थी है और वो पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा खिलाड़ी भी बनना चाहता है, तो एक तरफ पढ़ाई और खिलाड़ी बनना दोनों ही चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो उनमें से दोनों को एक साथ वो नहीं कर पाएगा। तो उसमें से पहले या तो वो पढ़ाई करे या तो क्रिकेट खोले, तो उनमें से एक को ही वो चुनेगा। अगर पढ़ाई को चुन रहा है तो वो क्रिकेट को छोड़ेगा, अगर क्रिकेट चुन रहा है तो पढ़ाई छूटेगी। दोनों चीज़ें ही जो पॉजिटिव हैं, जिसके कारण से उसके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एविडेंस एविडेंस कन्फ्लिक्ट। इसको परिवर्जन परिवर्जन संघर्ष कहते हैं। इस प्रकार का संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब दो व्यक्ति के सामने निगेटिव गोल्स होते हैं, लेकिन किसी एक को चुन पाता है। जैसे इसमें क्या होता है, दोनों के पास में निगेटिव गोल्स होते हैं, निषेधात्मक लक्ष्य होते हैं, जिनमें से केवल एक को ही चुन सकता है, जबकि दोनों लक्ष्यों में से किसी को भी नहीं चाहता है, लेकिन वो दोनों में से किसी को नहीं चाहता है। तो संघर्ष से बचने हेतु व्यक्ति को वहां से कैसे समझना चाहिए, इसको हम लोग समझते हैं कि जब दो नकारात्मक नकारात्मक लक्ष्य हैं तो वो किस तरह से उनसे बचेगा। यदि विद्यार्थी, जैसे बात करते हैं कि यदि विद्यार्थी अपने अन्य साथी के साथ छात्रावास कक्ष में नहीं रहना चाहता है तथा ऐसी ही बात बताकर उसे नाखुश भी नहीं करना चाहते हैं, तो उसे एविडेंस एविडेंस कन्फ्लिक्ट का अनुभव होगा। जैसे कोई विद्यार्थी है, वो अपने साथी के साथ छात्रावास में वो रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता है, लेकिन उसे वो नाखुश भी नहीं करना चाहता है, उसे मना भी नहीं करना चाहता है, तो जिसके कारण से इसको कहेंगे एविडेंस एविडेंस कन्फ्लिक्ट। जैसे अगर हम दूसरी एक कहावत में कहें कि जैसे एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, तो आप जब दोनों ही सिचुएशन निगेटिव है, जैसे एक तरफ कुआं भी है दूसरी तरफ खाई भी है, तो कहीं ना कहीं हमें एक को तो अचीव करना ही पड़ेगा, एक को छोड़ना पड़ेगा। तो जिसके कारण से क्या होगा, एविडेंस एविडेंस कन्फ्लिक्ट होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं उपागम परिवर्जन संघर्ष, अप्रोच एविडेंस कन्फ्लिक्ट। इस इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य में आकर्षण या अविकर्ण दोनों की अनुभूति होती है। एक तरफ तो मतलब दोनों ही अविकर्षण आकर्षण मतलब पॉजिटिव पॉइंट भी होता है, अविकर्ण का मतलब कोई निगेटिव गोल्स भी होता है हमारे पास। दोनों की जब वो अनुभूति करता है, एक तो पॉजिटिव व्यू होता है निगेटिव व्यू होता है, तो इसको हम बोलते हैं अप्रोच एविडेंस कन्फ्लिक्ट। जैसे अगर हम बात करते कि मोहित जो है, कोई मोहित एक लड़का है, उसको बुखार आ जाता है, तो वो क्या करता है, बुखार के लिए बुखार जब आ जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है इलाज के लिए। तो उसको बुखार है, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाकर क्या उसको डर लगता है, क्योंकि वो इंजेक्शन
नहीं लगवाना चाहता है, तो उसमें क्या होगा, एक तरफ तो बुखार है, अगर वो नहीं अगर जा रहा है, ठीक है, एक तरफ अगर डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है तो वो ठीक नहीं होगा। अगर वो डॉक्टर के पास जा रहा है तो इंजेक्शन लगेगा, तो कहीं ना कहीं उसको ये नेगेटिव गोल्स होगा उसके लिए। अगर वो अगर वो गया है तो वो ठीक भी होगा, इंजेक्शन लगेगा तो ठीक भी होगा। तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन आ रही है, एक तो पॉजिटिव और दूसरी निगेटिव, तो वहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। उसके बाद है दोहरा उपागम परिवर्जन संघर्ष, जिसको बोलते हैं डबल अप्रोच एविडेंस कन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति दो विकल्पों में से किसी का विकल्प को चयन नहीं कर पाता है, तथा दोनों विकल्पों में से कुछ जो होते हैं लाभ भी है और कुछ हानि भी होते हैं। इसमें मतलब क्या है कि दो विकल्प हैं उसके सामने, और उनमें से विकल्प का एक विकल्प का चयन करता है, और दोनों विकल्पों में से कुछ लाभ या कुछ अनुभव होता है उन लोगों को, कि मतलब कुछ में लाभ होगा और कुछ में हानि होगी। तो इसे हम कहते हैं डबल अप्रोच एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट। जैसे अगर हम बात करें कि एक बॉयज है जिसकी नौकरी नौकरी वो व्यवसाय में किसी नौकरी करना चाहता है या व्यवसाय, किसी का एक चयन करना चाहता है, या तो वो नौकरी करना चाहता है या फिर वो व्यवसाय करना चाहता है, तो उनमें से वो एक का चयन करना होगा उसको। नौकरी का अगर क्षेत्र जो होता है जैसे बात करें, तो वो सीमित होता है, उसका वातावरण भी अनुकूलित होता है, परंतु वेतन कम होता है। जबकि दूसरी ओर व्यवसाय का क्षेत्र जो होता है वो बहुत ही खुला वातावरण होता है और वो व्यापक होता है, और लोगों के सामाजिक संपर्क में आने का भी अवसर मिलता है। जबकि वहाँ का जो जलवायु है वो गर्म है। लेकिन लाभ जो है वो सरकारी नौकरी की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इस परिस्थिति में वो क्या करता है, दोहरी समस्या में होगा, क्योंकि दोनों के गुण व दोष जुड़े हुए हैं। चाहे वो अगर वो सरकारी नौकरी अगर चाहता है, तो उसके लिए जो नौकरी का क्षेत्र सीमित होता है, वातावरण भी उसके लिए अनुकूलित होता है और वेतन भी कम है। जबकि जो व्यवसाय का क्षेत्र जो होता है वो बड़ा होता है, विस्तृत होता है, और उसका वातावरण भी खुला होता है। और जबकि और उस वो जो होता है समाज में लोगों के भी मिलने का उसको अवसर मिलता है व्यवसाय में, और वहाँ का जो वातावरण जो होगा वो गर्म जलवायु होगी। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि जब अच्छा भी है और बुरा भी है, तो जब तो यहाँ पे जिसके कारण से वो इसमें चूज नहीं कर पाएगा और जिसके कारण से उसमें कन्फ्लिक्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं संघर्ष की गतिशीलता, डायनेमिक्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। संघर्ष की गतिशीलता वार्ता द्वारा निहित रहती है। जैसे सब कोई भी संघर्ष होता है वो हमारे कम्युनिकेशन के द्वारा होता है। जैसे कोई भी मैनेजर होता है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में जो मैनेजर होते हैं, तो वहाँ पे मतलब क्या होता है कि जो कर्मचारी जो होते हैं वो कर्मचारी के साथ में बात करते हैं, और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं और मैनेजर के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं। और और भी अपने जो मैनेजर होता है वो अपने अधिकारियों से बात करते हैं। जैसे हम विद्यालय में देखते हैं कि शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थी से वार्ता करते हैं, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि कभी कभी शिक्षक भी विद्यार्थियों से बात करते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, तो वहाँ पे एक कर्मचारी जैसे ये भी सोचता है कि कुछ मिनट पर हम अपने दोस्तों से इस बात में बात करते हैं कि वर्तमान या भविष्य में कुछ हमें उनसे लाभ होगा। जैसे आज का युग जो है वो प्रबंधन पर आधारित है। जैसे और जहाँ सदस्यों को अपने साथियों के साथ कार्य करने का भी अवसर मिलता है, जिन पर उनका कोई
नियंत्रण नहीं होता है। तो इस प्रकार जो होता है एक तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो डायनेमिक प्रोसेस है, जो बदलता ही रहता है, एक के बाद एक बदलता ही रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं संघर्ष के स्रोत। तो आधुनिक समाज में निम्न क्षेत्रों में संघर्ष का प्राय अनुभव किया जाता है। सभी लोग जानते हैं कि जहां पर भी दो व्यक्ति होंगे तो वहां पे संघर्ष होगा ही होगा। जैसे हम बात करते हैं कि संघर्ष उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते हैं, चाहे वो उनके व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो या अन्य कोई जटिल समस्या हो या व्यापक हो होता है जिसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, चाहे वो हमारे पारस्परिक संबंध हो या व्यक्तिगत कारक हो कोई, या सामाजिक प्रतिबंध हो या सांस्कृतिक कोई नियंत्रण हो, जिसके प्रभाव से संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। जैसे इसमें हम पहला देखते हैं अनआश्रिता बनाम आश्रितता, इंडिपेंडेंस वर्सेस डिपेंडेंस। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, उसमें आश्रितता की विशेषता अधिक पाई जाती है। वो एक दूसरे पर निर्भर रहना चाहता है, वो दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहना चाहता है। यानी इस कारण व्यक्ति जो होने पर कोई भी व्यक्ति होता है, जब वो व्यस्क हो जाता है, वो अपने आप में परिपक्व हो जाता है, तो लोग उसकी सहायता तो करते हैं, जबकि समाज जो है उसकी समस्याओं, वो समाज के लोग ये चाहते हैं कि वो अपनी समस्याओं का समाधान जो है वो स्वयं करे। इससे स्पष्ट है कि समाज हमारे अंदर जो है वो परिपक्वता को देखना चाहता है, हमारी परिपक्वता को देखना चाहता है। इन परिस्थितियों के कारण जो होता है व्यक्ति के अंदर संघर्ष अनुभव करता है, यानी संघर्ष हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर वो ये भी सोचता है कि अन्य व्यक्तियों की सहायता से हम कार्य तो सरलता से कर सकते हैं। इसके साथ ही वे ये भी सोचता है कि लोग समझेंगे कि उसमें वांछित योग्यता नहीं आई है, इससे उसकी प्रतिष्ठा जो होगी समाज में कम हो जाएगी। यानी तो वो संघर्ष का अनुभव करता है। यानी इसमें ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति होता है, वो दूसरों पर निर्भर रहना चाहता है, लेकिन समाज के लोग ये भी चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो है अपनी समस्याओं का समाधान जो है वो स्वयं करे, जिसके कारण से वो अपनी वांछित योग्यताएं, लोग समाज के लोग यानी उसके प्रति ये सोचने लगते हैं कि उसमें कोई वांछित योग्यता नहीं आई है। इससे उसकी क्या होती है, प्रतिष्ठा कम हो जाती है, जिसके कारण से वो संघर्ष का अनुभव करने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा, कोऑपरेशन वर्सेस कंपटीशन। इसमें क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि आधुनिक समाज में लोगों में सफलता और प्रतिस्पर्धा की जैसी होड़ लगी हुई है। हर व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है। प्रतिस्पर्धा की भावना जैसे हम देखते हैं कि बाल्य अवस्था में ही दिखाई पड़ने लगती है और आगे भी ये जारी रहती है। समाज हमसे ये भी चाहता है कि हम दूसरों की सहायता करें। इससे क्या होता है, ये भी स्पष्ट होता है कि यदि व्यक्ति से सहयोग या प्रतिस्पर्धा दोनों की अगर इच्छा की जाती है तो वहाँ संघर्ष का अनुभव या संघर्ष हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि समाज जो होता है, एक तरफ तो क्या होता है, हमें समाज समाज के लोग कहते हैं कि दूसरों की मदद करो, लेकिन दूसरी तरफ समाज हमसे ये भी चाहता है कि हम उनसे प्रतिस्पर्धा करें, कंपटीशन करें। तो वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि हम लोगों का सहयोग करें। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट की संभावना उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण से उसमें कन्फ्लिक्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इच्छा अभिव्यक्ति बनाम नैतिक प्रतिमान,
इम्पल्स एक्सप्रेशन वर्सेस मोरल स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसकी अनेक इच्छाएं होती हैं और आवश्यकताएं होती हैं, और वो उन इच्छाओं और आवश्यकताओं को क्या, वो उसकी पूर्ति करना चाहता है। लेकिन व्यक्ति उनकी अभिव्यक्ति या संतुष्टि तो चाहता है, परंतु सामाजिक मान्यताएं जो होती हैं, जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं या नैतिक आदर्श होते हैं, जिसके कारण से वो ऐसा नहीं कर पाता है कि वो अपनी इच्छा या आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उदाहरण के लिए जैसे अगर बात करें, जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आक्रामकता जैसे व्यवहार करते हैं, दूसरों के प्रति गलत तरीके से व्यवहार कर देते हैं, जिन पर सामाजिक नियंत्रण कठोर रूप से तो लागू रहता है। व्यक्ति सामाजिक आदर्शों का उल्लंघन करने पर स्वयं को तनाव तो पाता है वो, लेकिन वो संघर्ष करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वह उसकी इच्छाओं की पूर्ति तो चाहता है, परंतु सामाजिक मान्यताओं को वो तोड़ना भी नहीं चाहता है। यानी जो उसकी इच्छा है, वो अपनी इच्छाओं को पूरी तो करना चाहता है, लेकिन वो सामाजिक जो मान्यताएं हैं उसको भी तोड़ना नहीं चाहता है। तो वैसे संघर्ष, जिसके कारण से उसमें संघर्ष हो जाता है। जैसे अगर वैसे तो बात करें कि संघर्ष की उत्पत्ति अनेक कारणों से हो सकती है, चाहे वो हमारे समाज में उपयुक्त कारणों या संघर्ष का अनुभव किया जाता है, या समायोजन के समूचे रूप से बनाए रखने की तथा समाधान कर देना। जैसे ही अगर कोई संघर्ष होता है तो उसको हमें समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि संघर्ष आगे ना बढ़े। उसके बाद हम लोग देखते हैं संघर्ष के सिद्धांत। प्रतिक्रिया से पहला सिद्धांत है इसका, प्रतिक्रिया से पहले सोचने का सिद्धांत। इसमें होता है कि जब एक संघर्ष या संघर्ष की स्थिति तुरंत हाँ प्रतिक्रिया। रिंकू। यस सर। हाँ कितनी स्लाइड्स हैं अभी? सर यही स्लाइड होगी लास्ट। अच्छा ठीक ठीक, करो करो। सर 5 मिनट हो गए। इसमें क्या होता है कि एक संघर्ष की स्थिति तुरंत क्रिया करने की प्रवृत्ति होती है। अगर हम कहें कि कोई प्रतिक्रिया करने से पहले व्यक्ति जो होता है उसको सोचना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं सोचता है तो वह क्या करता है, वो दूसरे के सामने अपने अवसर को खो देता है। यानी जो भी व्यक्ति अगर हम बोल रहा है किसी के सामने, तो उसको पहले बोलने से पहले उसको सोचना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं सोच रहा है तो वो अपने जो अवसर होते हैं वो खो सकता है। संघर्ष को सफलतापूर्वक हल तभी किया जा सकता है जब उन विकल्पों पर विचार करें हम, कि वो संघर्ष हो रहा है तो किन विकल्पों के आधार पर हो रहा है। तो एक ही प्रक्रिया हर संघर्ष के लिए उपयुक्त नहीं होती है, तो संघर्ष के लिए कई ऐसी प्रक्रियाएं हो सकती हैं जिसके कारण संघर्ष हो रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सक्रिय रूप से सुनने का सिद्धांत, लिसनिंग एज अ एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो सुनना संचार, जैसे व्यक्ति जो होता है, जो सुनना संचार का सबसे बहुत अहम हिस्सा होता है। अगर आप सही से नहीं सुन रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आप उन चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो अगर एक व्यक्ति जो होता है वो दूसरे व्यक्ति की बातों को ढंग से नहीं सुन पाते हैं तो संघर्ष हो सकता है। जैसे हम कहें कि जब दो व्यक्ति होते हैं, कोई बातचीत हो रही होती है, जब हम उस चीज़ को सही से नहीं सुनते हैं, गौर से नहीं सुनते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति के सामने संघर्ष की संभावना बन जाती है। जैसे हम अगर उससे दोबारा पूछते हैं तो हो सकता है वो कुछ चिल्लाने लगे या किसी तरह का व्यवहार वो हमारे सामने कर सकते हैं, लेकिन संघर्ष समाधान नहीं होता है। दूसरे की बातों को हमें सक्रिय रूप से सुनना चाहिए और उस पर प्रक्रिया भी करनी चाहिए कि आखिर जो व्यक्ति कह रहा है वो ठीक है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जिम्मेदारी स्वीकार करना।
एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे एक व्यक्ति के लिए जिम्मेदारी जो होती है वो अहम होती है, और उसे स्वीकार करना अधिक महत्वपूर्ण भी होता है। जो संघर्ष के द्वारा होने वाली गलती को स्वीकार करना व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। जो भी उसकी मतलब गलती हो रही है अगर किसी कारण से, तो उसको स्वीकार करना उसकी अहम जिम्मेदारी होती है, तथा उसके द्वारा समस्याओं को हल किया जाता है। अगर वो उन गलतियों को स्वीकार नहीं करता है तो आगे कन्फ्लिक्ट हो सकता है। जो भी हमारी गलती हो अगर है तो उसको स्वीकार कर लेना ही उचित होता है। उसके बाद है भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी, जैसे हम अगर बात करें कि जो ऋतु की गतिशीलता होती है, जैसे सर्दी गर्मी बारिश, इस तरह से जो भविष्य में होती हैं, उसी तरह जैसे हम देखते हैं रिश्तों में होने वाले संघर्ष को हमें किस तरह से मैनेज करना है, या भविष्य पर किस तरह से हम उसको अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, जिससे कि ये जो आने वाले संघर्ष हैं उसको हम कम कर सकें, उसकी गति को हम कम कर सकें, समझकर कि हमारे बीच जो संघर्ष हो रहे हैं वो संघर्ष ना हो। थैंक यू क्लास। हम्म। हाँ जी, बताइए क्लास, आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो, और जिन्होंने इसी टॉपिक पे अपनी प्रेजेंटेशन दी है, दे चुके हैं, वो लोग बताइए कोई सजेशन हो रिंकू के लिए। हम्म। सर कुछ पूछना था सर। हाँ यस रिंकू, सर। बता, देखिए यस सर। आंसर दीजिए। सर टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में थोड़ा सा जो अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, और अच्छा अच्छा सर। तीसरा अप्रोच अवॉइडेंस, ये दोनों थोड़ा सा बता दीजिए। एक एक है आपका अप्रोच एवोइडेंस। हाँ, एक अवॉइडेंस अवॉइडेंस है, जी मतलब परिवर्जन परिवर्जन संघर्ष, और ठीक ठीक। दूसरा है उपागम परिवर्जन। ठीक ठीक। जैसे आप, ये होता है ना, जैसे इसमें दो चीजें होती है, मतलब दो दो चीजें होंगी। दो आपके पास जैसे गोल्स होंगे, दोनों ही जो होंगे वो निगेटिव होंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके सामने कोई भी गोल्स जो होगा वो निगेटिव ही दोनों होंगे, लेकिन आप इन दोनों लक्ष्यों से बच नहीं सकते। आपको इनमें से किसी एक लक्ष्य को चुनना ही पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं एविडेंस एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट। आ रहा समझ में सर कि नहीं आ रहा अभी? दोनों अगर हमारे पास निगेटिव गोल हैं तो सर हम निगेटिव गोल को क्यों प्राप्त करना चाहिए? नहीं तो आप उससे बच ही नहीं सकते। आपके पास में दो है ना, दोनों ही निगेटिव ही हैं, तो आप उससे बच नहीं सकते। आपको उनमें से एक को चुनना ही पड़ेगा। जी। जैसे अगर कोई, जैसे अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, जैसे अभी आपको बताया था कि वो अपने साथी के साथ जो है वो छात्रावास कक्ष में रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता है, मतलब उसके साथ में जैसे कोई दोस्त रहता है उसका छात्रावास में, और वो उसके साथ में रहना नहीं चाहता है। ठीक है। और उसको वो नाखुश भी नहीं करना चाहता है, कि उसको मना भी नहीं करना चाहता है, कि अगर मना कर देगा तो भी उसके बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इसी को हम लोग कहेंगे एविडेंस एविडेंस कन्फ्लिक्ट। जी। सर जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे कि एक कोई भी व्यक्ति है, वो नौकरी भी करना चाहते हैं और अपने माँ बाप के साथ भी रहना चाहते हैं। तो जी जी, आ ऐसा जाएंगे। होगा ना कि हाँ, तो उनको एक ना एक गोल तो चुनना ही लेकिन मैम, पड़ेगा ना कुछ तो। हाँ हाँ बताइए। लेकिन यहाँ पे तो एक पॉइंट है ना, यहाँ पे सिर्फ वही कहावत जो रिंकू सर ने पहले कही थी मैम, कि आगे कुआं पीछे खाई, तो यहाँ पे हमें दोनों का लाभ नहीं हो रहा है, हमें उस चीज में गर्त में जाना ही जाना होता है। जी जी। तो उसमें तो इसमें तो तो लाभ हो भी रहा है ना, क्योंकि उसे जॉब का लाभ नहीं हाँ मिलेगा।
ये नहीं आएगा, इसमें ये आएगा आपका हाँ निगेटिव कहाँ? अप्रोच और ना वही। एविडेंस में आएगा। हाँ अच्छा, फिर इसमें कौन सा एग्जाम्पल सेट होगा, जैसे कि जैसे आपने ये छात्रा वाला बताया, ये कैसे? जैसे कोई जैसे विद्यार्थी है हम्म। और उसका कोई दोस्त है, वो हम्म। छात्रावास में रहते हैं, मतलब उसके अन्य साथी जो है वो छात्रावास में रहते हैं कहीं पे, ठीक है, तो वो उनके कक्ष में वो रहना नहीं चाह रहा है, ठीक है, तो ये भी एक उसके विचार, उसके मन में विचार है ना, तो लेकिन वो क्या करता है, उनको मना भी नहीं कर पा रहा है, अपने दोस्तों को मना भी नहीं करना, एक तो रहना भी नहीं चाह रहा है और मना भी नहीं करना चाह रहा है, अगर वो मना करेगा तो भी वो नाखुश हो जाएंगे, तो उसके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है। और सर आपने क्या बताया था, एक अप्रोच एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जी इसमें जैसे क्या होता है कि आप, कोई व्यक्ति है उसको अगर फीवर आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि फीवर के लिए, एक तो फीवर जो आ रहा है वो उसके निगेटिव पॉइंट, जैसे वो डॉक्टर के पास फीवर आया उसको और वो डॉक्टर के पास जाएगा, तो वो ये सोचता है कि अगर मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ तो उसके वो इंजेक्शन से उसको डर लगता है, तो इंजेक्शन से जो डर लग रहा है उसको, वो उसके लिए निगेटिव है। अगर वो डॉक्टर पास जब इंजेक्शन लगेगा तो वो ठीक होगा उसका बुखार, तो ये उसके लिए क्या होगा, एक पॉजिटिव गोल्स होगा। तो एक तो वो इंजेक्शन से डर रहा है, ठीक, तो ये निगेटिव पॉइंट हो जाएगा उसके लिए। तो इस तरह से उसके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ निगेटिव भी है। जी, एक चीज और थोड़ा सा बताइए, सोर्स जी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में जैसे एक इंडिपेंडेंस वर्सेस डिपेंडेंस है, अच्छा अच्छा। दूसरा कोऑपरेशन वर्सेस कंपटीशन है। तो जी जैसे हम किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर हम खुद इंडिपेंडेंट है तो वहां पर संघर्ष कैसे होगा? अच्छा अगर हम अच्छा। अनाश्रित हैं किसी पर, अगर हाँ। हम किसी पर आश्रित नहीं है, हम्म। तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से होगा? ठीक है, आपको बता रहे, जैसे इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि हम दूसरों पर आश्रित रहें, है ना, जैसे कोई भी व्यक्ति होता है वो ये चाहता है कि हम दूसरों पर आश्रित रहें, मतलब अपनी समस्याएं जो भी हैं वो दूसरों से सॉल्व करवाए, वो खुद के अपने जो समस्याएं हैं वो अपने खुद नहीं करना चाहता है, तो वो क्या करता है कि वो समाज जो है वो उससे ये चाहता है, एक तरफ समाज जो है उससे ये चाहता है कि इसके अंतर्गत जो है कोई इसमें वांछित परिवर्तन नहीं आया है, समाज ये सोचने, उसके बारे में विचार करने लगता है, तो उसके मन में ये आता है कि अगर हम अपनी समस्याओं को स्वयं समाधान नहीं कर रहे हैं तो समाज हमसे ये कहेगा कि हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया है, हम दूसरों पर आश्रित हैं, जिसके कारण से ये क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर हो जाएगा। तो सर ये तो आश्रित हुआ ना, कि वह दूसरों पर आश्रित है, आश्रितता। अनाश्रित से यहाँ से थोड़ा सा, जैसे वो अपने से काम कर रहा है, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड है। हम्म। अनाश्रितता से यही आशा है ना, कि वह अपने ऊपर आश्रित, डिपेंड है, हाँ आश्रितता का मतलब है कि वो अपने ऊपर, दूसरे पर आश्रित है। हाँ हाँ। और अनाश्रितता मतलब वह किसी पर डिपेंडेंट तो है नहीं, खुद पर है। जी जी। तो अनाश्रितता से कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझे। जैसे कोई भी जैसे व्यक्ति होता है, जैसे हम ही हैं मान लीजिए, तो हम ये सोचते हैं कि जो भी काम हो दूसरे हमारी मदद करें, मुझे कुछ ना करना पड़े, तो ये आश्रित हो जाएगा दूसरे पर। और जी लेकिन लेकिन समाज ये हमसे चाहता है कि हम दूसरों पर निर्भर ना रहें, तो वो अनिश्रितता में आ जाएगा। समाज ये हमसे ये चाहता है कि हम अनाश्रित हो जाएं, दूसरों पर निर्भर ना रहें, जी जिसके कारण से उसके बीच में ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है। जी, थैंक यू। ओके।
हाँ रिंकू, आपने अच्छे से डिफेंड किया। लेकिन एक चीज़ है, जब चीज़ हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि आप लोग एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो जी कोशिश किया करिए कि सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल हम लोगों को अपने क्लासरूम से मिल जाते हैं, अपने एजुकेशन के फील्ड से मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से देने की कोशिश किया करिए, तो हम लोगों का वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा, ठीक है। जी सर। हाँ, तो इसलिए वो एग्जाम्पल दिया करिए जिससे कि हम लोग अपने सब्जेक्ट को जस्टिफाई कर सकें। अदरवाइज एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, हम लोग क्रिमिनल्स के दे सकते हैं, हम लोग फर्दर जो डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों का तो क्लासरूम ही इतना सफिशिएंट होता है हम लोगों की कि वहीं से बहुत सारे एग्जाम्पल निकल जाते हैं, ठीक है। तो जी एक सर। ये चीज़ें हैं सभी लोगों के लिए हैं, आप लोग एग्जाम में भी लिखेंगे तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। ऐसे टर्म्स मत यूज़ करिए जो दूसरे उसमें फील्ड में ले जाएं। और बाकी बाकी पीपीटी भी ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन भी ठीक किया आपने, अच्छा किया है, ठीक। तो थैंक यू। हाँ रिंकू, आपका अच्छा रहा ओवरऑल। और दूसरी चीज़ ये है कि नेक्स्ट कैंडिडेट कौन होगा कल के लिए? सर वो हम आपको मैसेज कर देंगे। हाँ ठीक ठीक ठीक, ठीक है। आप लोग इस क्लास को हम लोग एंड करेंगे, और आप लोगों को कल जो कुछ चीज़ें हैं वो कंफर्म करके मैं बता दूंगा, ये ठीक है। सर रिंकू सर आज बहुत अच्छा पढ़ाया सर। हाँ थैंक यू सर। हाँ रिंकू का अच्छा रहा।